Hello, dear students. Welcome to the first audio lecture of Business Laws with me, CA प्रीति अग्रवाल. यहाँ पर हम छोटे छोटे ऑडियो नोट्स के थ्रू हमारा सिलेबस रिवाइज करेंगे. इसका फ़ायदा ये होगा कि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपका कवर हो जाएगा. एटलीस्ट एग्ज़ाम तक यू विल स्टे इन टच विद लॉ, बिकॉज अभी बोर्ड एग्ज़ाम में आप बिज़ी हो जाओगे, लेकिन उसकी पढ़ाई करते करते आप शायद जो फाउंडेशन में आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं वो भूल जाओगे. सो दीज ऑडियो नोट्स विल हेल्प यू टू stay in touch with law. It will help you to constantly recall the concepts which you have studied. So बोर्ड एग्ज़ाम के बाद जब आप अपनी क्लासेस रिज्यूम करोगे एंड फाउंडेशन की पढ़ाई फिर से स्टार्ट करोगे तो आपको ऐसा कुछ नया नहीं लगेगा, काफ़ी कुछ आपको याद आने लगेगा बिकॉज ऑफ दीज ऑडियो नोट्स. इफ़ यू वॉन्ट लॉ रिविजन पॉडकास्ट लेक्चर्स, वो भी इसी ऑडियो फॉर्मेट में है. सो यू कैन परचेज दोज लॉ रिविजन पॉडकास्ट लेक्चर्स फ्रॉम माई वेबसाइट capreetyagarwal.com. पॉडकास्ट के हाइलाइट्स ये हैं कि ऑडियो लेक्चर्स हैं वो आप कहीं पे भी सुन सकते हो, कॉलेज आते समय या फिर मॉर्निंग में आपने आधा पौना घंटा उसको सुन लिया एंड यू विल कॉन्स्टेंटली स्टे इन टच विद दैट सब्जेक्ट. उसमें हमने सारे सेक्शन नंबर्स लर्न करने की कोशिश की है इन अ स्टोरी फॉर्मेट एंड दैट वर्क्स रियली वेल. जितने भी हमारे दिसंबर 22 के स्टूडेंट्स थे वो बोलते हैं कि मैम हर एक सेक्शन नंबर हमको एग्जाम में याद आ रहा था, क्योंकि हमने वो ऑडियो जो आपका पॉडकास्ट था उसमें वो सारे सेक्शन नंबर्स पढ़े थे, सुने थे, याद किए थे इन अ स्टोरी फॉर्मेट. सो इन द लॉ पॉडकास्ट लेक्चर्स वी विल लर्न ऑल द सेक्शन नंबर्स, कीवर्ड्स, फ्रेजेस, प्रोविजंस, हेड पॉइंट्स. ये कल ही मेरी एक स्टूडेंट से बात हो रही थी, बोलती मैम सारे के सारे हेड पॉइंट्स याद आ रहे थे क्योंकि वो हमने आपके पॉडकास्ट लेक्चर्स में सुने थे. तो पॉडकास्ट कैन बी परचेज फ्रॉम माई वेबसाइट capreetyagarwal.com. और उसी लाइंस पे उसी का फीडबैक जो मुझे मिला तो मुझे लगा कि क्यों नहीं हम ऑडियो नोट्स, छोटे छोटे नोट्स हम स्टार्ट करें हमारे टेलीग्राम चैनल पे फॉर आवर स्टूडेंट्स. तो आज का हमारा जो ऑडियो नोट है उसमें हम डिस्कस करेंगे द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे जाएंगे. रोज़ 15-20 मिनट आप अगर लॉ को दे देते हो तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के साथ साथ भी आप लॉ की पढ़ाई जारी रख सकते हो. यू विल बी एबल टू रिमेंबर एंड रिकॉल ऑल द कॉन्सेप्ट्स वेल व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट स्टडिंग आफ्टर योर बोर्ड एग्ज़ाम. तो एम यही है. इसी के साथ शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर की, जो है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. चलो शुरू कर लेते हैं विद टुडेज डिस्कशन. ना इतना बेसिक तो मैं नहीं करा रही आपको, बिकॉज आई थिंक यू ऑलरेडी नो एट दिस स्टेज लॉ क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कौन से दिन पे आया था. मुझे नहीं लगता इतना बेसिक किसी को नहीं पता होगा. अभी आपने ये तो पढ़ ही लिया होगा. तो हमारे जो ऑडियो नोट है वो बेसिकली उन चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट करता है जिन पे क्वेश्चंस आते हैं, जो वर्ड्स आपको एग्जाम में लिखने चाहिए, आपके आंसर में कैसी फ्रेमिंग होनी चाहिए, वो सारी गाइडेंस आई विल गिव यू थ्रू दीज ऑडियो नोट्स. ओके, चलो. Now the Indian Contract Act came into force on 1st September 1872 and this act applies to the whole of India. Article 370 वो निकल चुका है, जिसके वजह से द एक्ट वुड नॉट अप्लाई टू जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन वो निकलने के बाद द एक्ट अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया. नाउ व्हाट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, वो समझाने के लिए मेरे पास आपके लिए एक एग्जाम्पल है. अगर किसी को अब तक ये नहीं समझा है कि प्रॉमिस क्या होती है, अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या फ़र्क होता है, तो एक बार वो क्लियर हो जाएगा ना तो पूरा चैप्टर आपका जो है वो सॉर्टेड हो जाएगा. अच्छा, नाउ लेट्स सी फॉर एग्जांपल कि मनी रत्नम, वेरी फेमस डायरेक्टर, वांट्स टू मेक अ मूवी. सो ही अप्रोच्ड रणबीर कपूर. तो उन्होंने रणबीर को अपने ऑफिस बुलाया और बोला, सुनो रणबीर, एक मूवी करना चाहता हूँ आपके साथ में, वुड यू बी इंटरेस्टेड. बोलते हैं, सर आपके साथ कौन मूवी नहीं करना चाहेगा. तो मनी रत्नम ने एक मूवी का ऑफ़र दिया रणबीर कपूर को. रणबीर कपूर को उसने बोला, देख मुझे पता है तू बहुत एक्साइटेड है, पर तू एक काम कर, तू ये स्क्रिप्ट लेके जा, घर पे बैठ, पढ़, देख ये तू रोल कर पाएगा कि नहीं. तो रणबीर कपूर बोलता है, ठीक है सर, आप जैसे बोलो. तो स्क्रिप्ट ले गया घर पे, उसने पूरी रात बैठ के वो स्क्रिप्ट पढ़ी और सुबह उठते ही उसने मनी रत्नम को कॉल किया, सर क्या स्क्रिप्ट है, मैं तो पूरी रात सोया ही नहीं, मैं तो पूरी रात ये पढ़ते ही रहा, आई वॉन्ट टू डू दिस मूवी विद यू. तो मनी रत्नम ने बोला, चलो भाई बढ़िया हो गया, मैंने मूवी का ऑफ़र दिया था रणबीर को, उसने वो एक्सेप्ट कर लिया है. फिर मनी रत्नम ने पूछने में और भी उनके सवाल थे तो वो पूछने लगे, अच्छा सुन, डेट्स का क्या. बोले, सर सारी डेट्स आपकी. बोलते, प्रॉमिस ना, बाद में ये मत बोलना कि मेरी बेटी रात को सोने नहीं देती है तो फिर मुझे अभी आज मैं नहीं आऊँगा काम पे. नहीं नहीं सर, सारी डेट्स आपकी. फिर रणबीर ने बहुत हिम्मत करके
एक सवाल पूछा, बोला सर प्लीज़ डोंट माइंड मी आस्किंग, लेकिन पैसे कितने मिलेंगे? अभी क्या है, फैमिली बड़ी है, अभी पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसने बोला कि इतने रुपीस दूंगा। तो बोला सर प्रॉमिस ना? हाँ हाँ इतने रुपीस दूंगा। फिर मणिरत्नम ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल उसको पूछा, देख भाई अब वर्बली तो हमने सब एग्री कर लिया, लेकिन कल को तू अगर बोले कि नहीं मुझे मूवी नहीं करनी है, मेरी कोई दूसरी कमिटमेंट है, यार मेरी तो हाई बजट मूवीज़ होती हैं, मेरा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। अगर तूने बाद में जाके मूवी करने से मना कर दिया तो मैं तेरे पे केस कर दूंगा। रणबीर बोलते सर ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन ठीक है आप कर देना, बट सर आपके बोलने पे मैंने पूरा कैलेंडर खाली कर दिया सर, अगर आपने मुझे मूवी में नहीं लिया ना तो फिर मैं आप पे भी केस कर दूंगा। तो in this example we have now covered many aspects of contract, the first one being a promise. A proposal when accepted becomes a promise. What is a promise? A proposal when accepted becomes a promise. Proposal मतलब ऑफर। मेरे एग्जाम्पल में ऑफर किसने दिया? मणिरत्नम ने। उसको एक्सेप्ट किसने कर लिया? रणबीर ने। इनके बीच में क्या बन गया? एक प्रॉमिस। लेकिन क्या एक ही प्रॉमिस थी? नहीं, ऐसे तो बहुत सारे प्रॉमिसेस थे। क्या तू मुझे डेट्स देगा? हाँ। क्या आप मुझे इतना पैसा दोगे? हाँ। ऐसे तो बहुत सारे प्रॉमिसेस थे। When all these promises they come together, it forms an agreement. देखो एक प्रॉमिस होगा ना तो भी एग्रीमेंट बनता है, बहुत सारे प्रॉमिसेस होंगे तो भी एग्रीमेंट बनता है। अब कोई फ्री में कॉन्ट्रैक्ट करता है क्या? कोई फ्री में प्रॉमिस करता है क्या? नहीं ना। सबको चाहिए कि भाई मुझे अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे पैसे चाहिए। तो कंसिडरेशन इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ एग्रीमेंट। कंसिडरेशन क्या होता है? कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न। अब मणिरत्नम के लिए कंसिडरेशन क्या थी? अगर वो पैसे दे रहे हैं, दे वॉन्ट रणबीर टू वर्क फॉर हिम, तो कंसिडरेशन फॉर मणिरत्नम इज द सर्विसेज ऑफ रणबीर। अच्छा, अब रणबीर अगर अपनी सर्विसेज दे रहा है तो उसको क्या चाहिए रिटर्न में? पैसे चाहिए। तो उसके लिए कंसिडरेशन क्या हो गई? मनी हो गई। तो दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ मिलता है। मणिरत्नम को सर्विसेज मिली रणबीर की और रणबीर को पैसे मिले। तो दिस इज नथिंग बट कंसिडरेशन, समथिंग इन रिटर्न। दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, तब जाके एक एग्रीमेंट बनती है। सो व्हाट इज एग्रीमेंट? एवरी प्रॉमिस, एक प्रॉमिस होगी तो भी एग्रीमेंट बनेगी। एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, बहुत सारे प्रोमिसेस होंगे तो भी एग्रीमेंट बनता है। फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, फॉर्मिंग कंसिडरेशन मतलब मेरी प्रॉमिस तेरे लिए कंसिडरेशन, तेरी प्रॉमिस मेरे लिए कंसिडरेशन। तो जैसे यहाँ पर रणबीर ने प्रॉमिस किया आई विल वर्क फॉर यू, मैं आपको सर्विसेज दूंगा, वो मणिरत्नम के लिए कंसिडरेशन हो गई। और मणिरत्नम ने बोला प्रॉमिस मैं तेरे को इतने पैसे दूंगा, तो वो रणबीर के लिए कंसिडरेशन हो गई। सो कंसिडरेशन इज फॉर ईच अदर, दैट इज एन एग्रीमेंट। तो एक एग्रीमेंट बनने के लिए मुझे कितने एलिमेंट्स चाहिए? ऑफर चाहिए, एक्सेप्टेंस चाहिए और कंसिडरेशन चाहिए। एक अगर मैं सिंपल इक्वेशन बताऊँ आपको, तो एग्रीमेंट इज ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। उसमें आप कंसिडरेशन वाला एलिमेंट ऐड कर सकते हो, लेकिन मुझे ऑफर और एक्सेप्टेंस तो चाहिए ही चाहिए। ओके, अब आते हैं कॉन्ट्रैक्ट की तरफ। कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एक तीसरा एलिमेंट चाहिए। मैंने वहाँ पे ना एक कंसिडरेशन को जानबूझ के नहीं लिखा ताकि हम कंफ्यूज ना हो जाए। ऑफर चाहिए, एक्सेप्टेंस चाहिए। अच्छा, अब क्या मेरे एग्जाम्पल में इतना ही था कि तू मेरी मूवी में काम कर? वो बोलते हाँ करूँगा? नहीं, उसने तो ये भी बोला था ना अगर तू मेरी मूवी में काम करने से मना कर देता तो मैं तेरे पे केस कर दूंगा। दैट इज नथिंग बट एनफोर्सिएबिलिटी। एनफोर्सिएबिलिटी मीन्स इंटेंशन टू सू, इंटेंशन टू फाइल अ केस। इफ वन पार्टी डिफॉल्ट्स, अदर पार्टी कैन टेक एक्शन। जब ये एनफोर्सिएबिलिटी वाला एलिमेंट हम इस ऑफर और एक्सेप्टेंस में ऐड कर देंगे तब वो बनता है एक कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट की इक्वेशन क्या है? कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिएबिलिटी। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट के एलिमेंट्स ऑफर, एक्सेप्टेंस तो रहेंगे ही, साथ में एनफोर्सिएबिलिटी भी रहेगी। तो ऑफर, एक्सेप्टेंस, एनफोर्सिएबिलिटी, जब ये तीनों एलिमेंट साथ में आ जाते हैं देन इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। मतलब आप इस एग्रीमेंट के बेसिस पे केस कर सकते हो। ठीक है, अब ये तो एक हो गया ना एग्जाम्पल जहाँ पे मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल दिया। और कौन से हैं कॉन्ट्रैक्ट्स जो हम यहाँ पर समझ सकते हैं? अरे आप तो बिलीव नहीं करोगे, आप इतने कॉन्ट्रैक्ट्स करते हो ना दिन में बिना रियलाइज़ किए। आपका मिल्कमैन के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, न्यूज़पेपर वाले के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, आपकी मेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, पेपर वाले के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, आप क्लासेस जाते हो, कॉलेज जाते हो, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है कि भाई आप सर्विसेज दे रहे हो, मैं पैसे दूंगा।
मैं पैसे दे रहा हूँ, मुझे सर्विसेज चाहिए। दीज आर ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर सामने वाली पार्टी अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं करती, आप केस भी कर सकते हो। अब आपने मिल्कमैन को पैसे दे दिए, उसने आपको मिल्क सप्लाई नहीं किया, आप उस पर एक्शन लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारे क्या बन जाते हैं, हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स। अच्छा, अब एग्रीमेंट क्या होता है? जैसे ड्रग डीलिंग, किलिंग, मैच फिक्सिंग, जहाँ पर मेरे ऑब्जेक्ट्स अनलॉफुल हैं, तो उधर एनफोर्सिबिलिटी तो होगी ही नहीं। अब मैच फिक्सिंग में आप जीत गए, आपको पैसे नहीं मिले, केस कर सकते हो क्या? नहीं, वो तो सिर्फ एक एग्रीमेंट है, वो कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, क्योंकि एनफोर्सिबिलिटी है ही नहीं। तो सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए भी मुझे एग्रीमेंट तो करना ही पड़ता है। ऑफर और एक्सेप्टेंस कॉमन है, लेकिन अगर तीसरा एलिमेंट एनफोर्सिबिलिटी का आ गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, वरना नहीं बनेगा। आपको बस इतना ही पूछना है कि जो मुझे दिखाई दे रहा है, क्या मैं, अगर वो अगर वो प्रॉमिस पूरी नहीं हो, क्या मैं केस कर सकता हूँ? अगर हाँ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट है। और अगर आप बोलते हो नहीं नहीं इसका तो केस ही नहीं बनेगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो सिर्फ एक एग्रीमेंट है। अब आते हैं सोशल एग्रीमेंट्स के ऊपर। सोशल या डोमेस्टिक, मतलब फ्रेंड्स के बीच, फैमिली मेम्बर्स के बीच, क्या वहाँ पर ये एनफोर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है? अब मान लो कि आपकी मम्मी ने आपको प्रॉमिस किया था कि आज डिनर में मैं पाव भाजी बनाऊंगी, और मम्मी ने बनाए टिंडे। तो क्या आप मम्मी को बोल सकते, देखो मम्मा, आपने प्रॉमिस किया था, अभी आपने अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया, चलो आप कोर्ट में चलो, मेरे को, या पुलिस स्टेशन चलो, मेरे को आप पे केस करना है। जो मम्मी ने प्रॉमिस किया था कि मैं पाव भाजी बनाऊंगी, क्या आपका कोई इंटेंशन था कि अगर उसने अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया तो आप उन पे केस कर दोगे? कोई इंटेंशन नहीं था, हमने कुछ इंटेंशन दिखाया ही नहीं था। अच्छा, आपने अपने फ्रेंड को कॉल किया और उसने प्रॉमिस किया कि हम मूवी देखने जाएंगे। आप थिएटर के बाहर खड़े हो और वो आया ही नहीं या वो आई ही नहीं, तो क्या आप उनको कॉल करके बोलोगे चल यार तू पुलिस स्टेशन चल, तूने तेरा प्रॉमिस पूरा नहीं किया? ये तो एक सोशल एग्रीमेंट है, ये तो हमारे फ्रेंड्स के बीच में एग्रीमेंट है। हमारा जब ये प्रॉमिस कर रहे थे तो ऐसा कोई इंटेंशन था ही नहीं कि हम उस पर केस करें। हाँ, अगर आप इंटेंशन अलग से डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। लाइक कोई सोशल एग्रीमेंट हो गया, या फिर डोमेस्टिक एग्रीमेंट हो गया, या फैमिली मेम्बर्स में एग्रीमेंट हो गया, तो आप अलग से एलिमेंट डाल सकते हो कि देखो आपने जो प्रॉमिस किया है, अगर आपने फुलफिल नहीं किया तो मैं केस कर दूंगी। तो इन दैट केस आपको एलिमेंट डालना तो डालो, लेकिन लॉ प्रिज्यूम करता है कि इसमें फ़िलहाल तो ऐसा कोई प्रिजम्पशन नहीं है। तो जो मेरा एनफोर्सेबिलिटी वाला पार्ट है, जहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है, that enforceability means that we intend to create some legal obligation in case of business और commercial transaction। business या commercial मतलब क्या? business या commercial agreements में consideration होता है मनी। अगर प्रॉमिस नहीं फुलफिल किया तो सामने वाली पार्टी को लॉस हो जाएगा। मार्केट में बहुत सारा फ्लक्चुएशन होता रहता है, आपको अपना प्रॉमिस टाइम पे पूरा करना ही पड़ेगा। थोड़ा सा भी डिले हो गया तो वो प्राइस ऊपर नीचे होने से लॉस हो सकता है। तो ऐसे बिजनेस या कमर्शियल एग्रीमेंट्स में लॉ प्रिज्यूम करके चलता है कि भाई एनफोर्सिबिलिटी तो है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन तो है, इसमें अलग से क्या एग्री करना है, ये तो अंडरस्टूड है। लेकिन जितने भी सोशल या डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स होते हैं, सोशल या डोमेस्टिक मतलब क्या, फ्रेंड्स के बीच, डोमेस्टिक मतलब हस्बैंड वाइफ, फैमिली मेम्बर्स के बीच, वहाँ हम ऐसा कोई अजम्पशन करते ही नहीं है। लॉ अज्यूम करता है दैट पार्टीज डोंट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशन। ऐसा क्यों है ये हम अगले ऑडियो नोट में डिस्कस करेंगे विद अ केस लॉ, बैल्फर वर्सेस बैल्फर। तो आज का बस इतना ही छोटा सा सेशन था, मैं आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। ये ऑडियो नोट्स बहुत लेंदी नहीं है, हमारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट नोट्स है, ताकि हमें वो कॉन्सेप्ट एग्ज़ाम तक याद रहे और बाकी टाइम हम अपने 12th स्टैंडर्ड की पढ़ाई में लगाएं। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर बस इतना ही, जहाँ पर हमने फटाफट समझ लिया कि एक एग्रीमेंट क्या होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट कब बनती है, दोनों में फ़र्क क्या होता है, सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स क्या होते हैं। एंड इसी के साथ आज हमारा ये ऑडियो नोट ख़त्म हुआ। इफ़ यू विश टू परचेज दिस बुक, ये मेरी बिजनेस लॉ की बुक है, देन यू कैन विजिट माई वेबसाइट capreetyagarwal.com।